इस एपिसोड के शुरुआत में एजेंट उन्हें एक नई जगह दिखाता है और ये जगह दोनों को ही काफी पसंद आती है। पर उस दुकान का रेंट उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा था। थोड़ा कम करने के लिए बोलती है तो वो पहले ओनर से पूछना चाहता है और इसका ओनर भी फेंग का पहचान वाला था। शान चाहकर भी फेंग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब एजेंट उनके रेंट से राजी हो जाता है तब दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शान के पापा फेंग के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। तो फेंग उन्हें अंदर बुला लेता है। उन्हें समझ में आ गया था कि फेंग शान का साथ छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी वो कंफर्म होने के लिए वो उससे पूछते हैं, अगर तुम्हें उधार चुकाने तक इंतजार करना है तो तुम शान से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता। फेंग कहता है कि मेरा और शान का प्यार बहुत गहरा है। मुझे भरोसा है कि शान उधार चुका लेगी और अगर ना भी कर पाई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं क्यों उससे ब्रेकअप कर दूं। इसके बाद पापा क्या ही ऑब्जेक्शन करते हैं। दूसरी ओर शान की दुकान का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। दोनों बहनें मिलकर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। शान के पापा भी कभी कभी मिलने आते हैं और ऐसे वक्त में वो शान के हाथ में कुछ पैसा देते हैं। शान बहुत बार मना करती है पर इतना करने से पापा को खुशी मिलती है। अगले दिन हम देखते हैं फेंग वहां आया होता है। थोड़ी देर बाद शान एक कॉकरोच के पीछे भागते हुए आती है। दोनों बहनें मिलकर उसे मार देते हैं पर फेंग को हम चेयर में खड़े होते हुए देखते हैं। उसे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। शान भी इसका पूरा मजा लेती है। कुछ दिन बाद ही शान की दुकान की ओपनिंग होती है। मीडिया वाले भी आए होते हैं। सब मिलकर रिबन काटते हैं और सब लोग दोनों बहनों की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ हम वांग नाम का एक लड़का को देखते हैं। उसने शान की दुकान पर काम करने के लिए ज्वाइन किया था। फेंग उसे पहले से ही जानता था। वो एक तरफ से फेंग का भाई था। उसका पापा भी बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप का ओनर थे। शान उन्हें बात करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। बाद में वो फेंग से इसके बारे में पूछती है तो उसे वांग के बारे में सब पता चलती है। दरअसल वांग ने यहाँ जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया था और शान को उसके स्टेटस के बारे में जानकर थोड़ा शौक लगती है। फेंग कहता है वांग के पास इतना पैसा है कि उसे जॉब की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों सच में शौक थे। नेक्स्ट डे हमें लीशु की वेडिंग पार्टी दिखाई जाती है। शान यहाँ भी अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। वो पार्टी में आए सब लोगों को अपनी दुकान पर आने के लिए इनवाइट कर रही थी। बाद में बारी थी लीशु की विदाई की। सब एक एक करके उसे हक करते हैं। जैंग से लीशु की ख्याल रखने के लिए बोला जाता है। उनके जाने के बाद फेंग शान से पूछता है कि तुम हमारे शादी पे कैसे पार्टी एक्सपेक्ट करती हो। शान को जरा भी आइडिया नहीं थी कि फेंग का परिवार किस तरह से शादी का प्लान करेगा। फेंग उसे प्रेशर लेने से मना करता है। घर जाके दोनों काफी देर तक वेडिंग पार्टी के बारे में ही बात करते हैं। अगले दिन वांग लियू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। लियू को उतनी हैरान नहीं होती जितनी शान को होती है। वो तो लियू के साथ वांग को जोड़कर बात करने लगती है पर लियू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझसे 5 साल छोटा है तो मैं उसे सिर्फ अपनी ब्रदर की तरह देखता हूँ। पर फिर भी शान को उनके बीच एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शान फेंग को इस महीने में जितनी इनकम आई थी उसकी पूरा अमाउंट देना चाहती है। फेंग कहता है मुझे एक साथ सारा पैसे चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके नहीं। शान थोड़ी देर रुकती है और फिर से काम के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं शान अपने लिए ड्रेस खरीदने आई होती है। कुछ ही दिनों में फेंग के ऑफिस के एनुअल पार्टी थी तो उसे सबसे अच्छा दिखना था क्योंकि अगर सबका फोकस उसके ऊपर हो जाता तो उसकी दुकान के एडवर्टाइजमेंट में भी उसे आसानी होती। फेंग यू तो शान की इतनी चूजी होने से हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी उसे इतना चूजी होते हुए नहीं देखी थी। ये बात तो अलग थी कि इस बार उसके पास रीजन थी। फिर भी वो बहुत हैरान थी। पार्टी वाले दिन सब लोग रेडी थे, बस एक शान ही अब तक तैयार नहीं हुई थी। वो दोपहर से खुद को सजाने में लगी थी और सच में जैसे शान चाहती थी कि सबका फोकस उस पर हो वैसे ही होता है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। काम के बाद वांग लियू की इंतजार कर रहा था। लियू अकेले घर जाना चाहती थी पर वांग उसे छोड़ने जाना चाहता है। ऐसे में एंट्री होती है लियू के एक्स बॉयफ्रेंड का। ये आदमी इतना बेशर्म और बदतमीज था कि उसे अपने गलत कामों का ना तो कोई पछतावा था ना ही कोई डर। उसने सारा पैसा खर्चा भी कर लिया था
और ऊपर से वो ये कहने आया था कि मेरे पापा ने जो भी तुम्हारे लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी वापस कर दिया जाए। वो लियू से बदतमीजी करने लगता है तो वांग उसे रोकता है तो वांग को चोट लग जाता है। दूसरों शनशन को सेलेक्ट करते हैं सबसे खूबसूरत दिखने के लिए, जिस वजह से उसे फिंग के साथ डांस करने की मौका मिलती है। फिर शनशन के पास लियू का कॉल आती है और जितना हो सके उतना शनशन को बताती है। बाद में फिंग और शनशन उनसे मिलने हॉस्पिटल चले जाते हैं। रात में किसी एक को वांग के साथ रहना था तो लियू कहती है मैं वांग का साथ रहूंगी। अब अगर लियू वांग के साथ रह के रात भर जागती तो कल शॉप में कौन जाता, इसलिए शनशन उसे निश्चिंत रहने के लिए बोलती है और कल मैं खुद शॉप हैंडल कर दूंगी कहती है। वांग जब सुनता है कि लियू रात भर उसके साथ रहने वाली है तो वो झट से शनशन और फिंग को अपने घर जाने के लिए बोलता है। उसके कहने का मतलब शनशन को बहुत अच्छे से समझ में आती है और लियू भी कहीं ना कहीं शर्मा रही थी। फिर शनशन फैंग को लेके वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद लियू वांग का ख्याल रखने लगती है। जहां शनशन लियू और वांग के रिश्ते के बारे में सोच रही थी वही फिंग शनशन की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद वो शनशन को दोबारा शॉप में नहीं बेचना चाहता था। उसके पैसा वापस पाने से ज्यादा शनशन उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। और शनशन से कहता है तुम्हें उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए और तुझे कल से दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है। शनशन ये अपने लिए थोड़ी ना कर रही थी, ये उसके परिवार की मान सम्मान की बात थी। उसे कैसे भी करके फिंग का उधार चुकाना था और वैसे भी इतने बड़े हादसे के बाद वो शनशन को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। लेकिन शनशन लियू से कल दुकान संभालने की बात की थी तो उसे तो दुकान जाना ही था। वो बहुत प्यार से लॉजिक से फिंग को समझाने की कोशिश करती है पर फिंग अपनी जिद पे ही अड़ा रहता है। उसने एक बार जो शनशन को मना कर दिया था उसके बाद उसका डिसीजन वो बदलने वाला नहीं था। पर फिर भी अगले दिन शनशन तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है। फिंग गुस्सा ना हो जाए इसलिए शनशन रात भर सोची थी कि फिंग को ऐसा क्या बोला जाए जिससे फिंग गुस्सा ना होकर उसे परमिशन दे दे शॉप पे जाने के लिए। शनशन कहती है हमारे तरह ही हजारों ज्वेलरी शॉप से और ऐसा रिस्क होना कॉमन बात है। अगर तुम्हारा कंपनी में कभी आग लग जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कंपनी जाना ही छोड़ देगा और घर पे चुपके बैठोगे, कैसे भी करके तुम मुश्किल का सामना करोगे ना। तो अगर इस इंसिडेंट के बाद मैं दुकान ना जाकर घर पर बैठी रहेगी तो मैं तुम्हारा बेस्ट मैच कैसे बन पाऊंगी। तुम्हारे जैसे हिम्मत वाले के साथ एक डरपोक पार्टनर मैच करेगी क्या। शनशन का तीर एकदम सही निशान पे लगा था। फिंग को समझ में आता है कि शनशन अब और बेवकूफ नहीं रही। अब तो शनशन को लोगों को ओपिनियन भी बदलना भी आ गई थी। पर बात उतनी आसान नहीं थी जितना शनशन को लग रही थी। फिंग ऐसे ही थोड़ी ना शनशन को शॉप में जाने देता, वो तो 2 बॉडीगार्ड्स को भी अरेंज कर दिया था। अब ये दोनों पड़ गए थे मुश्किल में। इन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर कस्टमर गेट के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स को देखेंगे तो ओ भला कैसे दिल खोल के गेट के अंदर आएंगे, मतलब शॉप के अंदर आ पाएंगे। पहले तो शनशन इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि पर ये भी भला क्या करते, ये तो बस फिंग के ऑर्डर्स मान रहे थे। बाद में वो फिंग को भी समझाने की कोशिश करती है पर फिंग तो बिल्कुल भी नहीं मानता क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि शनशन दुकान जाए और ऊपर से वो बॉडीगार्ड्स हटाने की बात कर रही थी।